प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का पाठ 10 प्राचीन भारत संस्कृति। पहले बहुत प्राचीन भारत में कैसी संस्कृति थी, जनजीवन कैसा था, तो इसमें क्या क्या हम जानेंगे। भाषा और साहित्य, जनजीवन, विज्ञान, शिक्षा के केंद्र और स्थापत्य और कला, माने इन चीज़ों को हम इस पाठ में देखेंगे कि उस समय भाषा कैसी थी, साहित्य कौन कौन से लिखे गए, जनजीवन कैसा था, विज्ञान का कितना विकास हुआ था, शिक्षा के कौन कौन केंद्र थे, स्थापत्य और कला। तो देखिए, पहला है भाषा और साहित्य। प्राचीन भारत में साहित्य लेखन की अखंड परंपरा थी। साहित्य का यह लेखन संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और तमिल भाषाओं में हुआ। उनमें धार्मिक साहित्य, व्याकरण ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, कथा साहित्य जैसे बहुविध लेखन का समावेश था। तो ये सब चीज़ें भाषा साहित्य में लिखी गई। अर्धमागधी, पाली, संस्कृत, ये सब भाषाएं और तमिल भाषा, ये सब भाषाओं में उस समय महाकाव्य लिखे गए। व्याकरण ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, कथा साहित्य जैसे बहुविध लेखन का समावेश, बहुत सारे लेखन लिखे गए उसमें। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य का अर्थ विद्वान साहित्यकारों की सभाएं होता है। इन सभाओं में संकलित साहित्य संगम साहित्य के रूप में परिचित है। यह साहित्य तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य है। इस साहित्य में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, ये जो है ये प्रसिद्ध दो साहित्य हैं जो तमिल भाषा में हैं। संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत के प्राचीन समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य कौन कौन से? इस साहित्य में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता। जैन आगम ग्रंथ अर्धमागधी, सौरसेनी और महाराष्ट्री जैसी प्राकृत भाषाओं में लिखे गए। वर्धमान महावीर के उपदेश आगम ग्रंथों में एकत्रित किए गए। वर्धमान महावीर ने जो उपदेश दिया जैन धर्म के थे, तो वो आगम नामक ग्रंथों में उसको एकत्रित किया गया। अपभ्रंश भाषा, महापुराण, चरित्र, कथा आदि साहित्य पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय शास्त्र से संबंधित सम्मयसूत्र नामक ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखा। विमल सूरी ने पौमचर्य नामक प्राकृतिक महाकाव्य में राम कथा बताई है। हरिभद्र सूरी का समराय चकाहा और उद्योतन सूरी का कुवल यमाला कहा ग्रंथ भी विशेष प्रसिद्ध है। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। पिटक का अर्थ है पेटी, यहाँ उसका अर्थ विभाग है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के साहित्य समावेश। त्रिपिटक में बहुत सारे साहित्य हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3, त्रिपिटक पेटी। तो इस प्रकार से उसमें कई प्रकार के साहित्य हैं, 3 अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं। सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश वचनों को एकत्रित किया गया है। इन वचनों को सुत्त कहते हैं। नंबर 2 विनय पिटक, यहाँ विनय का शब्द अर्थ नियम से। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, इसके नियम दिए गए। नंबर 3 अधिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन को समझाया गया है। त्रिपिटक की व्याख्या करने वाला अष्टकथा अर्थकथा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। विदुषियों ने अपने अनुभव बताने वाली गाथाओं की रचना की है। उन गाथाओं को थेरी गाथा नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। ये गाथाएं पाली भाषा में हैं। तो ये जो है इस प्रकार से इसमें आप पढ़िए तो क्या क्या चीज़ 3 पिटक हैं। एक सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अधिधम्म पिटक। ये तीनों पिटकों में क्या क्या बताया गया है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। क्या तुम जानते हो उत्तर भारत में महाराष्ट्र तक के प्रदेश में प्रचलित अधिकांश भाषाएं प्राकृत तथा संस्कृत भाषाओं का विकसित रूप है। प्राकृत शब्द प्रकृत शब्द से बना है। प्रकृत का अर्थ प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक होता है। प्राकृतिक भाषाएं लोगों के दैनिक व्यवहार में प्रचलित भाषाएं होती थी।
प्राकृतिक भाषाओं का वर्गीकरण 4 समूहों पैशाची, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री में किया जाता है। महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई। इस प्रकार प्राकृत भाषाओं से मराठी जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत भाषाओं में मराठी विकसित हुई। विकास होने की इस प्रक्रिया में इन भाषाओं के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुए। उन्हें अपभ्रंश भाषाएं कहा गया। अपभ्रंश भाषाओं में से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। तो माने जैसे देखो, बहुत तरह की भाषाएं लोग बोलते थे। गांव में अभी जाओ तो गांव में अलग अलग भाषाएं होती है। ये सब भाषाओं का एक अपभ्रंश है। उन्हीं भाषाओं में से तरह तरह की भाषाएं विकसित हुई और उनको अपभ्रंश भाषाएं कहा गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा भी इसी तरह से महाराष्ट्री से विकसित हुई। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का ही एक अंग है। भगवत गीता में कहा गया है कि फल की आशा न करते हुए अपना अपना कर्तव्य करें। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है। माने कोई भी ईश्वर की भक्ति का मार्ग चयन कर सकता है और फल की आशा न करें, अपना कर्म करें, कर्म ही प्रधान है। ऐसी शिक्षा भगवत गीता में दी गई। ईसवी सन की 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जैसी बातों पर बल दिया। साथ ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता ग्रंथों पर भाष्य लिखकर का अर्थ स्पष्ट किया। यानी उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों पर अनेक प्रकार के स्पष्टीकरण लिखे, जिससे लोगों को संदेशित किया और लोग उससे ज्ञान प्राप्त किए। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। और आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी ये 4 मठों की स्थापना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। उत्तम शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका विस्तृत विचार विमर्श कौटिल्य ने इस ग्रंथ में किया। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो कौटिल्य ने लिखा, उसमें शासन से संबंधित बातों को उन्होंने बताया कि अच्छा शासन चलाने के लिए राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, ये सब बातें। व्याकरण ग्रंथ, व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ में दिए गए सूत्रों का स्पष्टीकरण किया। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा उसमें बहुत सारे सूत्र हैं व्याकरण से संबंधित, तो उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। कौन? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्र हैं उसका स्पष्टीकरण महाभाष्य में पतंजलि ने किया है। तो वो बातें उसमें बताई गई। ठीक है। क्या तुम जानते हो, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्य, मंत्रियों को चुनने के निकष, प्रतिरक्षा प्रतिबंध, दुर्गों के प्रकार यानी किले के कितने प्रकार हैं, प्रतिरक्षा माने सिक्योरिटी, चुनने के निकष, मंत्रियों को कैसे चुना जाए, क्या पहचान है, राजा के क्या कर्तव्य हैं, सेना की संरचना कैसी हो, गुप्तचरों की योजना कैसी हो, कैसे गुप्तचर काम करें, कोष कार्यालय की व्यवस्था कैसी हो, न्यायदान प्रणाली, चोरी की जांच पड़ताल करना, दंड के प्रकार आदि प्रशासन संबंधित बिंदुओं पर सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया है। तो ये सब बातों को उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कौटिल्य ने। आर्ष और अभिजात महाकाव्य। प्राचीन भारत में रामायण और महाभारत 2 आर्ष महाकाव्य। आर्ष का अर्थ ऋषियों द्वारा रची गई रचना, यानी ये दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत ऋषियों द्वारा रचित है। रामायण महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचा गया। रामायण की कथा के नायक श्री राम हैं। महाभारत महाकाव्य व्यास ऋषि द्वारा रचा गया है। कौरव और पांडव के बीच का युद्ध महाभारत का विषय है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में भिन्न मानवीय भावनाओं और उनके परिणामों के व्यापक दर्शन होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने टीवी पर भी देखी होगी, महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, उनके पात्रों से आप परिचित होंगे। तो ये आप जानिए कि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को महर्षि व्यास ने लिखा है। भाषा, साहित्य और कला की परंपरा में कोई कालखंड ऐसा भी होता है
कि भविष्य में भी उसकी गरिमा और गौरव अबाधित रहते। ऐसे कालखंड में निर्मित साहित्य, कला आदि को अभिजात साहित्य के रूप में, अभिजात माने ये दुर्लभ साहित्य हैं, ऐसी साहित्यों की रचना इस काल में हुई। अभिजात संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और कुमार संभव, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय और माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध प्राचीन कालखंड के ये महाकाव्य विख्यात हैं। तो ये सब महाकाव्य जो है रघुवंश, कुमार संभव, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय और शिशुपाल वध, ये सब महाकाव्य हैं। नाटक, गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पहले के ज़माने में लोग अभिनय करके, गा करके, नाच करके जो बातें नहीं कही जा सकती थी उसको अपने एक्शन से गा करके, नाच करके, वाद्यों के द्वारा प्रदर्शित करते थे। इन कलाओं की विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में की है। संवादों के माध्यम से ही जाने वाली इन कलाओं की प्रस्तुति को नाटक कहते हैं, माने कला की प्रस्तुति से नाटक बनते हैं। प्राचीन संस्कृत नाटकों में भास नाटककार का लिखा स्वप्नवासव दत्त, कालिदास का लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अनेक नाटक विख्यात हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है एक कालिदास द्वारा लिखा है और बहुत ही, स्वप्नवासव दत्त जो है संस्कृत में भास ने लिखा है इसको, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं उस काल के। कथा साहित्य, प्राचीन समय में भारत में कथा साहित्य का उपयोग मनोरंजन द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। पैसाची नामक भाषा में गुणाढ़ का लिखा बृहत कथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा नाम के विद्वान द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये लिखा है इन्होंने। इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। बौद्ध जातक कथाएं भी विख्यात हैं। ठीक है, पंचतंत्र की कोई कहानी प्राप्त करो और उसका नाट्यकरण करो। पंचतंत्र की कहानियाँ आपकी लाइब्रेरी में है, आप ले करके पढ़ सकते हैं। जनजीवन उस समय कैसा था? प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले व्यापार के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था। माने संपन्नता थी, समृद्धि थी, क्योंकि लोग व्यापार करते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान चलता था। समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था। विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। व्यापार जल मार्ग और सड़क मार्ग से चलता था। मलमल के वस्त्र, हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन आदि भारतीय वस्तुओं को विदेश में बड़ी मांग। चावल, गेहूं, जौ, मसूर प्रमुख फसलें थी। लोगों के भोजन में इन अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, मांस, मछली, दूध, घी और फलों का समावेश रहता था। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, साथ ही रेशमी और ऊनी वस्त्र भी उपयोग में लाते थे। ये वस्त्र लगभग अनाज के वस्त्रों जैसे धोती, उच्चस्तरीय वस्त्र, साफा, साड़ी के समान थे। कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। माने वस्त्र सिला कैसे जाता था और कुषाणों के काल में सिलाई का ज्ञान हुआ। विज्ञान ने किसी प्रगति की उस समय? चिकित्सा विज्ञान। भारतीय वैदिक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों का विचार किया गया। साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका भी विचार किया गया। तो रोग क्या लक्षण है, कौन से रोग में क्या दवा है, उसका निदान कैसे किया जाता है, और हमको रोग न हो इसके लिए भी उसमें तमाम उपाय बताए गए हैं उसके निदान के लिए। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक विख्यात वैद्य था। चरक संहिता ग्रंथ में विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा औषध विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई। यह ग्रंथ चरक ने लिखा है। शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी प्राप्त है। सुश्रुत संहिता ये जो है शल्य विशारद माने उस समय भी
जैसे ऑपरेशन आज कहते हैं ना कि ऑपरेशन कराना है, ये अंग खराब है, ये, तो उस समय भी ये सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, शल्य चिकित्सा कैसे की जाती है, उसमें बताया गया है। विभिन्न रोगों के निदान और उपचारों की जानकारी प्राप्त है। इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाओं, ऑपरेशन के प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें बताया गया सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। उसका नाम किताबे सुश्रुत था। उस सुश्रुत भाषा बागभट्ट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ हैं। ये दो जो हैं ये इसी से संबंधित ग्रंथ हैं। बौद्ध भिक्षु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ में रसायनों और धातुओं के विषय में जानकारी, कौन से रसायन, कौन से धातु इस रोग में कैसे दवा बनाई जाती है, कैसे उपयोग किया जाता है, उनका उपभोग कैसे किया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, सारी बातें उस ग्रंथ में उन्होंने लिखी है। गणित और खगोल विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में क्या प्रगति थी उस समय। प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन किया था। 1 से 9 और 0 संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। इन अंकों का मूल एकम दहाई के स्थानानुसार बदलता है, यह प्राचीन भारतीयों को मालूम था। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक था, उसने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। उसमें ये संख्याओं के ज्ञान संबंधी जानकारी दी गई। उसने गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र दिए। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी भी था। उसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह बात किसने कही? आर्यभट्ट ने, खगोल विज्ञानी था, उसने सबसे पहले बताई। ईस्वी सन 6वीं शताब्दी में वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ रोमन और इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर विचार भी किया गया। तो वो खगोल विज्ञान भी उस समय बहुत तरक्की पर था और तमाम चीज़ों की खोज हमारे भारतीयों ने उस समय की। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। माने हमारे यहाँ जो लिखा गया वो अरब तक गया। क्या तुम जानते हो कड़ाद एक ऋषि थे। आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा विज्ञान में पिछली कक्षाओं में। कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में प्रमुखता से अणु परमाणु पर विचार किया गया। कणाद के विचारानुसार यह विश्व असंख्य वस्तुओं से भरा हुआ है। इन वस्तुओं से तात्पर्य अणु द्वारा धारण किए हुए विभिन्न रूप हैं। ये रूप बदलते जाते हैं परंतु अणु अक्षय रहते हैं। अणु अक्षय रहता, अणु का रूप नहीं बदलता। लेकिन संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सब अणुओं से बने हुए हैं। ऐसा उनका विचार था, जो सबसे पहला विचार था। इसके पहले ये जैसा विज्ञान में प्रमाण सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ कणाद ने ही सबसे पहले पूरे विश्व में कही थी। शिक्षा के केंद्र उस समय कौन कौन थे? प्राचीन भारत में शिक्षा के बहुतायत ख्यातप्रद केंद्र थे। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी छात्र आते थे। नंबर 1 पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था। वह स्थान अब वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पाए गए पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर दिखाई देता है कि तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बसाई गई। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। बताइए, ये जीवक नामक जो ये वैज्ञानिक था उस समय, उसने भी तक्षशिला में पढ़ाई की थी। वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी पूरे विश्व में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त मौर्य जो इतना बड़ा शासक था, वह भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा था। व्याकरणाचार्य पाणिनि वैद्यचर्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे।
सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारियों ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि यूनान में कहीं भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान लगभग ईस्वी सन 400 में भारत आया था। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गया था। फाहियान इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि तक्षशिला की बहुत ही उसने प्रशंसा की है। वाणा और असी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों के बीच बसे हुए शहर को वाराणसी नाम प्राप्त हुआ। तो दो नदियाँ हैं, एक वाणा और एक असी। ये दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ जो नगरी थी उसे वाराणसी नाम से, वाणा और असी, वाराणसी। प्राचीन समय से वेदों और जैन बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में थे। बलभी, तो ये सब नगरों का विकास आप देखिए उस समय कितना हुआ था, कितने संपन्न थे, और हमारे यहाँ कितने कितने विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान थे। गुजरात के सौराष्ट्र में बलभी नामक प्राचीन नगर था। ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। बलभी, ये देखो, ये गुजरात के सौराष्ट्र में। युवान स्वांग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्षु बलभी में आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मन से दान किया था। युवान स्वांग और सिंह ने इस विद्यालय का वर्णन किया। उस वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी के रहने की सुविधा थी। विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में हजारों ग्रंथ थे। यहाँ प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सबको प्रवेश भी नहीं मिलता था। जो प्रवेश परीक्षा देता था और उसमें जो उत्तीर्ण होता था उसी को इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता था। अगला है विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान बिहार के भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की। वहाँ 6 विहार थे। प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेश द्वार था। अलग अलग प्रवेश द्वार थे। इतनी बड़ी, इतनी दूर में बनाया गया था। कांची, पल्लव राजसत्ता के समय ईस्वी सन 6वीं शताब्दी वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ वैदिक, जैन और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। तो ये सब ग्रंथों को वहाँ पढ़ाया जाता था और सांस्कृतिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। स्थापत्य और कला, अभी ये सब चीज़ें हमने जाना। अब देखिए उस समय स्थापत्य कैसी थी, वास्तु कला कैसी थी। मौर्य और गुप्त के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास चरम सीमा पर था। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण। सांची के स्तूप देखो किसने बनाया, सम्राट अशोक। सांची के स्तूप, उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ले, नासिक, अजिंठा, अजंता, वेरूल, एलोरा की गुफाएं आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वही परंपरा अधिकाधिक विकसित होती गई। यही दिखाई देता है गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ। गुप्त काल भारतीय कला का विकास हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजाओं के कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। इसके प्रमाण महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं। पल्लव राजा सत्ता के कार्यकाल में कांस्य धातु से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना। ये देखो नटराज की मूर्ति देख रहे हो, पल्लव राज काल में बनाया गया। एक कांस्य की मूर्ति है, समझिए, कांस्य की मूर्ति है। महरौली का स्तंभ, लौह स्तंभ, पिछले पाठ में भी आपने देखा कि ये उसी काल का बनाया गया। दिल्ली के समीप महरौली में गुप्तकालीन लौह स्तंभ के आधार पर प्राचीन भारतीयों का धातु विज्ञान विषय ज्ञान कितना उन्नत था इसका बोध होता है। धातु विषय ज्ञान माने अभी तक इस पर जंग नहीं लगाई, इसमें इस तरह का लेपन किया गया है कि आज तक उस पर जंग नहीं लगा है।
जबकि वो धातु का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। और इस प्रकार के उस समय विज्ञान कितना विकसित था और स्थापत्य कला कितनी विकसित थी। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध व उन्नत थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध, एक से एक चीज़ें आपने इस पाठ में देखा। स्थापत्य कला, जनजीवन, तमाम चीज़ों को आपने देखा। विश्वविद्यालय। अगले पाठ में हम भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच हुए संपर्क और अनेक दूरगामी परिणामों पर परिचय प्राप्त करेंगे। अगले पाठ में हम देखेंगे इन संस्कृतियों का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब चित्र आप देख लीजिए। सांची का स्तूप ये सम्राट अशोक ने बनवाया, और ये नटराज की मूर्ति, भैरवली का स्तंभ, लौह स्तंभ, ये सब पल्लव राजाओं के काल में लौह स्तंभ बनाए गए और धातु काम के लिए पल्लव राजाओं ने ये प्रतीक के रूप में हमको दिया। आज देखिए यहाँ पर है प्राचीन भारत के प्रश्नोत्तर। देखिए, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की सूची बनाओ। सूची बनाना है, माने प्राचीन भारत में कौन कौन विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बल्लभी भी था सौराष्ट्र गुजरात में। प्राचीन भारत की किन किन वस्तुओं की विदेशों में मांग थी, उनकी सूची बनाइए। तो किन किन वस्तुओं की विदेशों में मांग थी, ये देखिए यहाँ दिया है पेज 50। मलमल के वस्त्र, हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन आदि भारतीय वस्तुओं को विदेशों में बड़ी मांग थी। यहाँ तक ठीक है, ये आप लिख लीजिए। आगे देखिए, नाम लिखिए प्राचीन भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत। ठीक है, महाकाव्य रामायण और महाभारत यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रामायण और महाभारत, देखिए प्राचीन भारत के रामायण और महाभारत दो आर्ष महाकाव्य। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थानों की उचित शब्द लिखो। रामायण महाकाव्य वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचा गया है। भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद हजारों विद्यार्थियों को रहने की सुविधा नालंदा विश्वविद्यालय में थी। ये आप पाठ में पढ़ेंगे तो हो सकते हैं। अच्छा, संक्षेप में उत्तर लिखिए। त्रिपिटक किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। त्रिपिटक देखिए यहाँ पर दिया हुआ पेज 48। ये त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटक। पिटक का अर्थ पेटी होता है, यहाँ उसका अर्थ विभाग है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें तीन अलग अलग प्रकार के साहित्य समाविष्ट हैं। ये भी लिख दीजिए, एक श्रुति पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ये तीन है, तो ये आप देख सकते हैं। भगवत गीता में क्या संदेश दिया गया है। भगवत गीता में ये संदेश दिया गया है, ये देखिए पेज 49 पेज पर है। यहाँ पर देखिए, भगवत गीता में यह संदेश दिया गया है कि फल की आशा न करते हुए अपना अपना कर्तव्य करें। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए, आयुर्वेद में किन किन बातों पर विचार किया गया है। आयुर्वेद में, ठीक है, आयुर्वेद में किन किन बातों पर विचार किया गया। ये देखो पेज 50 पेज पर आप एकदम ऊपर देखिए। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों पर विचार किया गया है। साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका भी विचार किया गया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, चौथा प्रश्न है संगम साहित्य किसे कहते हैं। संगम साहित्य पहले पेज पर, ये पेज 48 पेज पर यहाँ आ जाइए। संगम का अर्थ है विद्वान साहित्यकारों की सभाएं होता है। इन सभाओं में संकलित साहित्य संगम साहित्य के रूप में परिचित है। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं।
चाहिए तो थोड़ा और लिख सकते हैं। यह तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य। ठीक है, अभी देखिए प्रश्न नंबर 4, विचार विमर्श करो। ये आपको विचार विमर्श करना है। मौर्य और गुप्त कालखंड में स्थापत्य और कला। मौर्य काल में और गुप्त काल में स्थापत्य और कला में क्या विशेषता थी, जैसा कि इस पाठ में आपने देखा। तो इस पाठ में ढूंढो और मौर्य काल की क्या विशेषता थी स्थापत्य कला की, और गुप्त काल में क्या विशेषता थी। तो ये चीज़ें आप विचार विमर्श करिए, चर्चा करिए। तुम क्या करोगे? आयुर्वेदिक उपचारों के विषय में जानकारी प्राप्त करके तुम अपने दैनिक जीवन में उसका किस प्रकार उपयोग करोगे? तुम क्या करोगे? आयुर्वेद के विषय में जानकारी प्राप्त करोगे तो लोगों को बताओ भाई योग है, व्यायाम है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन स्थिर रहता है। और आयुर्वेद के तमाम फायदे हैं जो हम खान पान से लेकर रोगों से निदान के लिए, रोगों से बचने के लिए तमाम चीज़ें बताए गए हैं आयुर्वेद में। वो सब चीज़ें जानकारी आप प्राप्त करो। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं लाइब्रेरी में भी, आप लेकर के आयुर्वेद से संबंधित पढ़ सकते हो। अपनी पाठ्य पुस्तक में सांची स्तूप का निरीक्षण करो और उस विषय पर घर के लोगों की जानकारी प्राप्त करो। ये देखो सांची का स्तूप, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, सांची में है। एक स्तूप है, एक प्रकार का स्थल है, माने धर्म से संबंधित स्थल है। ये सांची के स्तूप के बारे में आप तमाम चीज़ें गूगल पर भी सर्च करके आप देख सकते हो उसके विषय में। निम्न प्रसंग में तुम क्या करोगे? तुम सैर पर गए हो, वहाँ एक ऐतिहासिक स्मारक पर तुम्हारा मित्र अपना नाम लिख रहा है। अब देखिए, ऐतिहासिक स्मारक हमारे देश की धरोहर होते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें चाहिए अपने मित्र को, जो उस स्मारक पर कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको आपको रोकना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि ऐतिहासिक स्मारक हमारे देश की धरोहर हैं, हमें इन्हें बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार से। वो संरक्षित रखे गए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको उसी रूप में हम संरक्षित रखें और उसका सम्मान करें। ये हमारे देश का सम्मान होगा और आपका सम्मान होगा। धन्यवाद।